हेलो एवरीवन, आज डेट है 30 नवंबर 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पार्लियामेंट के विंटर सेशन को लेकर के फर्स्ट कुछ स्टेटमेंट हम देख लेते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट के सेशंस के बारे में क्या स्टेटमेंट लिखा हुआ है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली बोला गया है कि पार्लियामेंट के 2 सेशन के बीच में 6 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। लेकिन इंडिया में ट्रेडिशनली 3 सेशन मेजरली होते हैं, जिसमें बजट सेशन होता है, मानसून सेशन होता है और विंटर सेशन होता है। विंटर सेशन स्टार्ट होने से पहले ही हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि जिन फार्म लॉज को लेकर के रेगुलर प्रोटेस्ट चल रहा है उनको हम रिपील कर देंगे विंटर सेशन में। तो पार्लियामेंट के फर्स्ट डे ही 29 नवंबर को यानी कल पहले दिन ही जो फार्म लॉज हैं उनको रिपील करने का बिल लाया गया और विदाउट डिस्कशन दोनों ही हाउसेज में उनको पास करवा दिया गया। तो जो अपोजिशन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्होंने इसको लेकर के प्रोटेस्ट किया कि आपने विदाउट डिस्कशन जो फार्म लॉज रिपील बिल है उनको कैसे पास करवा दिया। मतलब फर्स्ट डे ही कंसर्न देखने को मिला पार्लियामेंट में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, राज्यसभा का जब मानसून सेशन चल रहा था उस समय 12 राज्यसभा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उनको अनप्रेसिडेंटेड एक्ट्स ऑफ मिसकंडक्ट के आधार पर एंड अनरूली एंड वायलेंट बिहेवियर के बेसिस पर अगस्त 11 को ये डिक्लेयर किया गया कि आने वाला जब विंटर सेशन होगा राज्यसभा में उनको उसमें आपको क्या किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है। ये पहली बार इस तरीके से हुआ है कि राज्यसभा के मेंबर्स को मिसकंडक्ट के बेसिस पर सस्पेंड किया गया है और प्रीवियस सेशन में ही सस्पेंड कर दिया गया आने वाले जो भी अपकमिंग सेशन होगा उसके लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस जारी हुई हैं। उन्होंने बोला है कि ओमिक्रॉन जो न्यू वेरिएंट है कोविड का वो बहुत ही हाई रिस्क दिखा रहा है, अपना शो कर रहा है और ग्लोबली लेवल पर मेजर कंसर्न क्रिएट हो सकता है। इसको लेकर के सभी जो नेशन हैं उनको अपने हेल्थ सिस्टम को बूस्ट करने की ज़रूरत है और जो भी अपने यहाँ पर वैक्सीनेशन है या फिर इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं उन सभी को रेगुलेट करने के लिए आपके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो स्ट्रिक्ट होने चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर दिल्ली सरकार को लेकर के है। दिल्ली गवर्नमेंट ने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया था कोविड के दौरान। उन्होंने ये बोला था कि जो भी राशन स्कीम है, जो भी हमारे यहाँ पर PDS शॉप्स हैं, उसमें से अगर कोई पर्सन अगर चाहे तो उनको घर पे जा कर के डोर स्टेप पर ग्रेन्स जो है, जो भी राशन है वो प्रोवाइड करवाया जा सकता है। लेकिन इसको लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक इशू क्रिएट किया। सेंट्रल गवर्नमेंट को यह लगता है कि जो दिल्ली सरकार है वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के जो आर्किटेक्चर है उसकी सेफगार्डिंग के लिए अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो इसको चेंज ना कर दे। मतलब ऐसा नहीं है कि दिल्ली सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है उसको चेंज करके अपनी ही कोई नई स्कीम वहाँ पर लॉन्च कर दे। लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट ने दिल्ली हाई कोर्ट में इस बात को क्लियरली बोला है कि हमारा कोई इंटेंशन नहीं था जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है उसको रिप्लेस करने का। हम तो सिर्फ और सिर्फ ये चाहते थे कि वो लोग जो चाहते हैं कि डोर स्टेप डिलीवरी हो राशन की, सिर्फ उन लोगों को प्रोवाइड करवाने के लिए इस स्कीम को हमने लॉन्च किया था। और फेयर प्राइस शॉप जो हैं वो रेगुलर जिस तरीके से चलती जा रही हैं वैसे ही चलती रहेंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई देखो, हमने अभी नवंबर लास्ट में हमने डिक्लेयर किया था कि जो भी प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन वर्क्स हैं वो दिल्ली में क्या होंगे, बैन होंगे। मेजर रीज़न क्या है कि यहाँ पर जो एयर क्वालिटी है वो डिग्रेड हो रही है। लेकिन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट तो चल रहा है। अब इसको लेकर के जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने तो अलाउ किया था ना कि सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट है उसको आप हर कॉरिडोर के तहत इसको आप यूज़ कर सकते हो, इसको मतलब बूस्टअप कर सकते हो, रेगुलर ये चलता रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली कि अभी प्रेजेंट टाइम में हम फोकस कर रहे हैं पोल्यूशन के ऊपर और पोल्यूशन से बढ़कर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि लोगों की जो हेल्थ है उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गलत इफेक्ट इसका पड़ रहा है। तो सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट है अगर इसकी वजह से पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है तो आपको इसको बंद करना पड़ेगा। इसके अलावा जो NV रमन्ना है हमारे CGI, उन्होंने एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया कि अगर जो स्टेट हैं वो सेंटर्स एयर क्वालिटी कमीशन की जो भी डायरेक्शंस हैं उनको इम्प्लीमेंट ढंग से नहीं करेंगे पोल्यूशन को कट करने के लिए, तो हमें क्या करना होगा, खुद की इंडिपेंडेंट टास्क फोर्स हमें
अपॉइंट करनी होगी, क्रिएट करनी होगी, और उसके थ्रू हम जो भी गाइडलाइंस हैं, जो भी डायरेक्शंस हैं, उनको इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्रिप्टो करेंसी को लेकर के, जैसे ही विंटर सेशन स्टार्ट होने वाला था उससे पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू एक स्टेटमेंट आता है कि इस विंटर सेशन में हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में कोई फिक्स बिल लेकर के आएंगे। अब उसमें ये नहीं बोला गया कि भाई हम उसको रेगुलेट करेंगे या बैन करेंगे, बस इतना बोला गया कि जितनी भी प्राइवेट जो भी क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको हम बैन करेंगे। क्योंकि देखो बहुत सारी जो क्रिप्टो करेंसीज हैं वो मार्केट में आ गई है, लेकिन इस आर्टिकल में ये क्लियरली बोला गया है कि देखो अभी क्रिप्टो करेंसी को लेकर के कितना ट्रेड होता है, वो जो भी डाटा है उनको ट्रैक नहीं किया गया है, लेकिन उनको रेगुलेट करने की बात की जा रही है। एक तरीके से इंडिकेशन दिया जा रहा है कि हो सकता है क्रिप्टो करेंसीज को क्या किया जाए, रेगुलेट किया जाए। हालांकि जो आरबीआई है उन्होंने अपने कंसर्न जो है वो रेज किए हैं। वो बोलते हैं कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को एक तरीके से उसकी वजह से क्या होती है, सीरियस कंसर्न क्रिएट होते हैं। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि डीपर जो भी इश्यूज हैं उनके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए और एक ऐसा बिल इंट्रोड्यूस करवाया जाए जहां पर क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने की बात की जाए। ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट पहले ही अपनी तरफ से स्टेटमेंट दे चुकी है। और ये भी चाहा जा रहा है कि जो भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको बैन किया जाए, और इसके अलावा आरबीआई अपनी ऑफिशियल डिजिटल करेंसी को क्रिएट करे। ये इस पार्लियामेंट का जो विंटर सेशन है उसमें इस तरीके का डिस्कशन हो सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एडिटोरियल पेज से, यहाँ देखिए फर्स्ट जो आर्टिकल है वो क्रिप्टो करेंसी को ही लेकर के है कि क्रिप्टो करेंसी को हमारे इस विंटर सेशन में भाई रेगुलेशन किया जाएगा या बैन किया जाएगा। इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि 8 साल के बाद में, 8 साल से पहले आरबीआई ने अपनी फर्स्ट एडवाइजरी लॉन्च की थी और जिसमें ये बोला था कि भाई जो भी ये क्रिप्टो करेंसीज है इनको लेकर के कुछ डायरेक्शंस लेकर के आए, कुछ गाइडलाइंस लेकर के आए। 2 साल पहले भी 2 years after drafting a bill to ban cryptocurrencies, the government is set to introduce legislation that would, if passed, officially proscribe such currencies. देखो इस आर्टिकल में ये बोला है कि क्रिप्टो करेंसी को बैन करने की जरूरत नहीं है, रेगुलेट करो उसको। रेगुलेट करने के लिए आप एक अथॉरिटी क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने इसको रेगुलेट करने की बात की है। एल साल्वाडोर तो ऐसा कंट्री है जिन्होंने इसको क्या कर दिया है, ओपनली क्लियर कर दिया है कि मतलब इस करेंसी में सब कुछ वहाँ पर काम हो सकता है। बहुत सारी कंट्री ऐसी भी हैं जिन्होंने बैन कर दिया है। तो अब इंडिया के ऊपर डिपेंड करता है कि इंडिया ओपनली अपने आप यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करता है या फिर बैन करता है। लेकिन हमारे इंडिया की जिस तरीके की इकोनॉमिक कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग क्रिप्टो करेंसीज को हमें बैन नहीं करके उसको रेगुलेट करना चाहिए, क्योंकि इससे हमें क्या होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, और जो रेवेन्यू जनरेट होगा उसका हम यूज़ कर सकते हैं कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। यहाँ पर जो आर्टिकल है उसमें बताया गया है फार्म लॉज को लेकर के। देखो जो फार्म लॉज बने थे तब बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ था, एडिटोरियल पेज में बहुत ज़्यादा भर भर के एडिटोरियल्स आते थे, और अब जब बैन किया गया है तब इसके बारे में बोला गया है। तो इस आर्टिकल में सीधी सी बात ये बोली है कि जो 3 फार्म लॉज बनाए थे वो कोई सॉल्यूशन नहीं थे। जो भी फार्मर्स की प्रॉब्लम थी, फार्मर्स की मेजर प्रॉब्लम क्या है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर के प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट जो है वो कुछ क्रॉप्स के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती भी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत कम ग्रेन्स को खरीदती है। अब बचा हुआ जो ग्रेन्स है वो फार्मर्स को कहाँ बेचना होता है, जो भी प्राइवेट लोग होते हैं, प्राइवेट ट्रेडर्स होते हैं, उनको बेचना होता है, और उनके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई फिक्स नहीं है कि वो जो गवर्नमेंट ने जो भी अपना मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर कर रखा है उसके ऊपर खरीदेंगे। तो इसके लिए ये फार्म लॉज लाने की जरूरत नहीं थी। जो प्रेजेंट टाइम में जो इशू चल रहा है उनको रेगुलेट, उनके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन ढूंढने की जरूरत थी। इसमें ये बोला गया है कि ट्रू एग्रीकल्चर रिफॉर्म अगर हमें करना है तो लोकल गवर्नमेंट के साथ में मिल करके, कोऑपरेशन के साथ में मिल करके हमें काम करना होगा। स्टेट्स नीड टू गो बैक टू द बेसिक्स एंड एक्सपर्ट सजेशन। जो आज तक एक्सपर्ट्स ने सजेशन दिया है फार्मर्स की इनकम को डबल करने के लिए, उन सभी को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 9 से, यहाँ पर देखिए
पहले तो कुछ डाटा दे रखे हैं जिसमें कंपैरिजन किया गया है साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया का, मतलब साउथ इंडिया की जो पॉपुलेशन है उनकी अदर इंडिया में जो पॉपुलेशन है उनके साथ में। तो इसमें दिखाया गया है कि साउथ इंडिया में जो लोग हैं वो लाइफस्टाइल डिजीज से, मतलब हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, इनसे बहुत ज़्यादा इस समय क्या है, सफ़र हो रहे हैं। इसके अलावा हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न वाला पार्ट है जिसमें सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पर भी हायर प्रिवलेंस ऑफ हाइपरटेंशन देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर है हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन के यूज़ को लेकर के। देखो, अभी जब ग्लासगो समिट हुआ उसमें इंडिया ने ये टारगेट डिक्लेयर किया कि 2070 तक हम नेट जीरो कार्बन एमिशन टारगेट को अचीव करेंगे। तो इसमें जो राइटर हैं उन्होंने क्लियरली ये बोला है कि देखो भाई, हम ये टारगेट जो अचीव हमें करना है तो उसके लिए हमें अपनी क्या बनानी होगी, कुछ बेसिक रूल बनाने होंगे। सबसे पहले तो रिन्यूएबल एनर्जी से, अभी हम फॉसिल फ्यूल्स जो एनर्जी है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर अपने आप को ट्रांसफ़र करने के लिए हमें जो भी सेटअप है वो बिठाना होगा। कोऑपरेशन के साथ में जो अदर कंट्रीज़ हैं उनके साथ में, कोऑपरेशन के साथ में हमें टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र करवानी होगी, और जो मनी फंड ट्रांसफ़र है वो भी होना चाहिए, तभी जो इंडिया है वो अपने टारगेट को अचीव कर पाएगा। लेकिन इस आर्टिकल में ये भी बोला गया है कि इंडिया जो है वो अर्थ का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा इंक्रीज़ ना हो, इसके लिए बहुत ज़्यादा अवेयर है। और इसीलिए 2015 में इंडिया ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को इम्प्लीमेंट करने की बात की, ताकि हम सोलर एनर्जी की तरफ अपने आप को इंक्रीज़ कर सकें। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि इंडिया जो है प्रेजेंट टाइम में रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बहुत कम ट्रांसफ़र है। हम ज़्यादातर जो कंजप्शन है वो फॉसिल फ्यूल एनर्जी का कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ पर जैसे कि ऑयल का और कोल का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, और उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं, मतलब अदर जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से मंगवा भी रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो माइनिंग है उसके ऊपर उसमें लेकर के कुछ इशू क्रिएट हो रहे हैं। तो इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि जो सब कुछ हमें सेटअप बिठाना है, कार्बन एमिशन को कम करना है, टेम्परेचर को कम करना है, और ग्रीन एनर्जी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, तो उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन जो हो सकता है वो ग्रीन हाइड्रोजन हो सकता है। लास्ट में इस आर्टिकल में जब सॉल्यूशन की बात की गई है तो इसमें ये बताया गया है कि बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, लगभग 30 कंट्रीज, और आने वाले टाइम में ये प्रोजेक्ट जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो इस प्रोजेक्ट को अगर हमें फ्रूटन करना है तो हमें जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो $300 बिलियन हमें खर्च करने होंगे 2030 तक, तभी जा करके इस तरीके का जो चीज़ें हैं वो सेटअप हो पाएंगी। अब इसमें गवर्नमेंट्स वर्ल्ड वाइड हैव कमिटेड टू मोर देन $70 बिलियन इन पब्लिक फंडिंग अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन काउंसिल टू डेवलप ए हाइड्रोजन इकोनॉमी विद इट्स abundant and cheap solar energy. India has the upper hand to tap into these investments and lead global efforts in transitioning to green energy. Okay? मतलब ये सब सेटअप करने के लिए सब कंप्लीट जो ग्लोबली लेवल पर जब सेटअप होगा ना, तभी जाकर के इंडिया में भी ये सब कुछ क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 10 से देखो, यहाँ पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के कुछ डाटा दिखा रखे हैं जिसमें फैमिली प्लानिंग के बारे में बात कर रखा है। इस सर्वे में ये बोला गया है कि प्रेजेंट टाइम में भी अगर हम कंपैरिजन देखें तो आज भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वीमेन के ऊपर है कि फैमिली प्लानिंग की जिम्मेदारी जो है वो उन्हीं लोगों को सोचना है कि जो बच्चों हैं, जो भी चिल्ड्रन हैं, उनके बीच में गैप कितना होना चाहिए, जो फैमिली प्लानिंग है मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन होने चाहिए। ये सब कुछ जो अभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रेजेंट टाइम में भी वो अभी भी मैन के ऊपर ना होकर के विमेन के ऊपर है। इसका मेन रीज़न ये है कि जो कॉन्ट्रासेप्शन या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या कुछ भी जो होती हैं वो अभी भी वीमेन अपने आप में कंज्यूम करके ये सारी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको प्ले करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर पेज नंबर 11 एंड 12 पे, इस आर्टिकल में 11 पे देखो डिस्कशन किया गया है पार्लियामेंट के विंटर सेशन को लेकर के। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि जो गवर्नमेंट है वो तैयार है हर पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करने के लिए, लेकिन जो अपोजिशन है वो अपनी तरफ से आरोप लगा रहे हैं गवर्नमेंट के ऊपर कि वो सेंटर जो है वो डिबेट के लिए तैयार नहीं है। और उसका मेजर जो कंसर्न है वो हमें फर्स्ट डे ही देखने को मिला कि फार्म लॉज को जो रिपील बिल है उसको विदाउट डिस्कशन पास कर दिया गया।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 12 से, कोविड का जो नया वेरिएंट देखने को मिल रहा है इसको लेकर के इशू है कि जो बूस्टर डोज है उसको लेकर के दोबारा से बातचीत होना स्टार्ट हो गई है कि क्या बूस्टर डोज दी जानी चाहिए। इंडिया जो है वो अफ्रीका को ये जो नया वेरिएंट है उससे लड़ने के लिए इंडिया अपने सपोर्ट करने के लिए तैयार है। इंडिया चाहता है कि वहाँ पर जो वैक्सीन्स है, लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, टेस्ट किट्स हैं, वो सब कुछ वहाँ पर पहुँचाई जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 13 फॉरेन पेज से, यहाँ पर वही है, यूके में ये डिक्लेयर कर दिया गया है कि जो भी एडल्ट लोग हैं उन सभी को बूस्टर डोज यहाँ पर दी जाएगी। इसके अलावा जो ट्विटर के सीईओ हैं डोर्सी से, अब पराग अग्रवाल, इंडियन ओरिजिन के पराग अग्रवाल वो सीईओ बन गए हैं ट्विटर के। अब यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ईरान के बीच में। ईरान के देखो मई जून में डिस्कशन चल रहा था कि JCPOA जो एक्ट है जो बना था 2015 में, ये डील हुई थी जो न्यूक्लियर डील के नाम से भी आप जिसको जान सकते हो, या जॉइंट कम्प्रीहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, उसके ऊपर दोबारा डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है। और डिस्कशन में ईरान, दूसरी तरफ से ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, जर्मनी और रशिया के जो डिप्लोमेट्स हैं वो उसको अटेंड कर रहे हैं, और यूएस जो है वो इनडायरेक्टली इस टॉक में पार्टिसिपेट कर रहा है। न्यूक्लियर डील को लेकर के ईरान भी चाहता है कि जो भी रेगुलेशंस है, जो भी एक्ट हैं, उनके ऊपर क्लियरली सामने रखा जाए पॉइंट्स को, और उनके ऊपर क्लियरली जो है वो उसको जो भी एक्ट बने उसके ऊपर वर्क किया जाए। क्योंकि ईरान जो चाहता है कि अदर कंट्रीज़ के साथ में जो उनके रिलेशंस मेंटेन करने में परेशानी आ रही है वो रेगुलर उनको मेंटेन करके बहुत सारे इश्यूज में वो भी अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं उनको सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर आर्टिकल है अफगानिस्तान को लेकर के। अफगानिस्तान नहीं चाहता है कि उनके जो एयरपोर्ट्स हैं उनको रेगुलेट किया जाए अदर कंट्रीज़ के द्वारा, और उन्होंने EU से पूछा है, यूरोपियन यूनियन से, कि आप हमारी हेल्प करोगे यहाँ के जो भी एयरपोर्ट्स हैं, जो भी ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स चल रही है उस सिचुएशन को कर्ब करने के लिए हमारे जो यहाँ पर मेजर कंसर्न्स हैं उनको सोल्व करने में क्या जो अदर कंट्रीज़ हैं वो हमारी हेल्प करेंगी। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।